2001 में ये कहानी शुरू हुई। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने ये तय किया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का सफाया किया जाएगा और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये लड़ाई बीच में तब कमज़ोर हुई जब अमेरिका का ध्यान यहाँ से हटकर और चला गया था सद्दाम हुसैन की तरफ, और उस समय इसका फ़ायदा भी उठाया गया। तालिबान की तरफ से आत्मघाती हमलों में वहाँ की सरकार को अस्थिर करने के संदर्भ में काम करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन 2008 के बाद फोकस एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पर आ गया। जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा वो थे जिन्होंने इस काम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 2008 के बाद इस काम में तेज़ी आई, और इस काम में तेज़ी का नतीजा ही था कि एबटाबाद में 2011 में ओसामा बिन लादेन का सफाया कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि 2012 में से ही जो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट किया गया था फोर्सेस का, करीब करीब लाख के आसपास वहाँ यूएस ट्रूप्स का ओवरऑल नंबर था। और बाद में जो 36,000 पहले 36,000 भेजे गए, उसके बाद फिर से करीब करीब 17,000 सैनिक भेजे गए, और ये कुल मिलाकर वहाँ पे सैनिक हो गए थे करीब करीब 1 लाख। और 2012 से इनके विड्रॉल का काम शुरू किया गया। 33,000 को 2012 में ही विड्रॉ करने के बारे में बराक ओबामा ने कह दिया था, और तालिबान तब से ही घात लगाए बैठा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय किया था तालिबान के साथ बातचीत के बाद कि हम यहाँ से जब फोर्सेस हटाएंगे तो तालिबान 2 काम करेगा। एक तो वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा, और दूसरे वहाँ की जो सरकार है उसके साथ बातचीत करके यहाँ के काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसने दोनों ही बातें नहीं मानी। ना तो वहाँ का जो सरकारी तंत्र है उसको सपोर्ट किया, और हिंसा को किस कदर बढ़ावा दे रहा है वो भी आप देख रहे हैं। स्थिति यह है कि करीब करीब 85% इलाका अफ़गानिस्तान का तालिबान के कब्ज़े में है। केवल 20% इलाका ऐसा है जिसमें अशरफ गनी, उनकी सेनाएँ, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी इलाके को अपने कब्ज़े में लिए हुए हैं। ख़ास तौर से जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग इलाका है, उसमें से अधिकांश जगह को तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। और इसीलिए रूस को बीच में आकर ये कहना पड़ा है कि सेंट्रल एशिया वाले हिस्से में जो कभी रूस का यूनाइटेड जो रशिया था एक समय का, यूएसएसआर, उसके देशों की तरफ तालिबान रुख नहीं करेगा। ये खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लग रहा है तालिबान धीरे धीरे न सिर्फ अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में लेगा, बल्कि अपना विस्तार करेगा, इधर पाकिस्तान की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान में उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। धर्म के आधार पर बनी हुई सोच, कट्टर सोच, और कट्टर सोच के आधार पर वहाँ पर कामकाज चलाने और हुकूमत चलाने की जो सोच तालिबान की है, उसको बहुत हद तक पाकिस्तान में भी प्रश्रय मिलेगा। हालांकि फ़िलहाल पाकिस्तान ने क्या किया, अपने बॉर्डरिंग इलाके सील कर दिए हैं, और अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजी ना आने पाएँ ये इंश्योर किया जा रहा है। हालांकि तजिकिस्तान बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिक चले गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और इस वजह से अफ़गानिस्तान को 20,000 सैनिकों को मोबिलाइज़ करना पड़ा है, क्योंकि सैनिकों की तादाद वहाँ कम हो रही थी। अब इस सब के पीछे जो असल में, ये तो सब वो है जो आंखों को दिखाई दे रहा है। जो आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, आप जरा उसको देखिए। अमेरिका की फोर्सेस ने और अमेरिका की जियोलॉजिकल सोसाइटी ने एक सर्वे किया, और ये पाया कि अफ़गानिस्तान तो खनिज का अकूत भंडार है। वहाँ कॉपर है, वहाँ कोबाल्ट है, वहाँ सोना है, वहाँ कोयला है, वहाँ बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस है, वहाँ तेल है, और इसके अलावा वहाँ पर लिथियम है और नियोबियम है। अब लिथियम और नियोबियम किस काम में आते हैं, ज़रा वो समझ लीजिए। आज आपके मोबाइल की जो बैटरी बनी हुई है वो लिथियम की बनी हुई है, और जो स्टील में नियोबियम मिलाकर सुपर कंडक्टर बनाया जाता है उसमें नियोबियम की ज़रूरत पड़ती है। ये एक नर्म धातु होती है, और स्टील में मिल जाने के बाद उसको सुपर कंडक्टर बनाती है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम होने वाला है, लिहाजा लिथियम और नियोबियम का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसीलिए दुनिया की, और ख़ास तौर से चीन जो हर जगह गिद्ध दृष्टि बनाए हुए बैठा हुआ है, उसकी निगाहें अफ़गानिस्तान पर हैं। उसने जो सीपेक बनाया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ओबोर का हिस्सा है, 1 बेल्ट 1 रोड का हिस्सा, उसको अफ़गानिस्तान तक फैलाने की तैयारी, काबुल तक ले जाने की तैयारी कर रहा है वो। और इससे उन तमाम देशों को चिंता हो रही है जिन्होंने अफ़गानिस्तान में शांति बहाली, और अफ़गानिस्तान में शांति बहाली के साथ साथ इस पूरे इलाके में शांति की स्थापना की कोशिशें की थी, जिनमें से हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान ने वहाँ पर करीब करीब $300 बिलियन का
खर्च किया है। और वहाँ के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन वहाँ की पार्लियामेंट का निर्माण, वहाँ पर सलमा डैम जो वहाँ का एक फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, उसका कंप्लीशन, बहुत बड़े इलाके में ढेलाराम से लेकर कारंज तक उन्होंने जो रोड बनाई है, वो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, इरिगेशन में, पावर सेक्टर में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट के कामों को और पीस रिस्टोरेशन के कामों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर तालिबान इसी तरीके से, और जो कि लग रहा है कि होता ही चला जा रहा है। बस एक उम्मीद है भारत के लिए, विशेषज्ञ ये कहते हैं, क्योंकि ISIS और अलकायदा भी यहाँ पनाह पाते हैं, और साथ में तालिबान लेकिन अपने आगे नहीं चाहता कि ISIS का एक हद से ज़्यादा विस्तार हो। लिहाजा क्योंकि अभी जो ड्रोन अटैक हिंदुस्तान में देखने को मिला है, उसमें ISIS के कहीं निशान देखने को मिले तो हिंदुस्तान ये सोच रहा है कि दो विलेन में से अगर एक चुनना पड़ेगा तो क्या तालिबान बेहतर हो सकता है। क्योंकि ISIS हिंदुस्तान में उसका जो पैन इस्लामिक एजेंडा है, उसमें हिंदुस्तान में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, और वैसा इम्पेंडिंग थ्रेट कम से कम तालिबान से अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि खतरनाक दोनों ही हैं। अगर तालिबान की गतिविधियां पाकिस्तान में बढ़ गईं, जैसा कि कहा जा रहा है कि जैश और लश्कर के करीब करीब 1000 आतंकवादी 200 गुटों में बंटकर वहां तालिबान की लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अगर तालिबान का असर पाकिस्तान में बढ़ गया तो कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट में ISIS को दबाना, किनारे करना, कमज़ोर करना भारत की रणनीति में है, तो हो सकता है तालिबान को कुछ हद तक इग्नोर किया जाए। बहरहाल आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है, उससे पूरे इलाके में टर्बुलेंस महसूस किया जा रहा है। वो रशिया हो, वो चाइना हो, चाइना में भी महसूस किया जा रहा है कि उसके यहाँ आतंकवादी हमले बढ़ सकते हैं। ये बात और है कि फ़िलहाल तालिबान चीन को अपना मित्र बता रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम चीन कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तालिबान ये ना जानता हो आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में कि चीन किस तरीके से पैसे देने के बाद, उधार देने के बाद अपने जाल में फंसाता है, जिसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। तो क्या तालिबान आने वाले दिनों में फ़िलहाल फ़ायदा उठाकर आने वाले दिनों में चीन के ऊपर हमले तेज़ करेगा? फ़िलहाल तो उसने कह दिया है कि हम वीगर लड़ाकों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। इस तरीके से चीन के सिरदर्द पर उसने मलहम लगाने का काम किया है। फ़िलहाल किसको क्या सूट कर रहा है, ये तो तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अगर तालिबान का उभार अफ़गानिस्तान में बढ़ता जाता है और वहाँ चुनी हुई सरकार एक तरीके से किनारे हो जाती है, तो फिर इस पूरे इलाके का या पूरी दुनिया का अल्लाह हाफिज़ है। आज बातें विशेष में मेरे साथ इतना ही। मेरे साथ कैमरे और मेरे सहयोगी दिव्या, इन दोनों का मैं मदन का और दिव्या का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे सहयोगी मदन कैमरे के पीछे से मेरी बात और आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, और दिव्या ने ये तय किया कि आज किस टॉपिक पर आपसे बातचीत होनी चाहिए। उम्मीद है आपको एक पर्सपेक्टिव दे पाया होगा। बहुत क्लिष्ट और बहुत टेक्निकल चीज़ों में मैं जानबूझकर नहीं गया, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल सके, एक मोटी तस्वीर आप समझ सकें और समझ सकें कि इस पूरे इलाके के लिए और दुनिया के लिए फ़िलहाल क्या बड़ा ख़तरा है। नमस्कार।